कि जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, वर्षों पहले हो जाना चाहिए था, अब जाकर के हो रहा है। मैं इस बात के लिए उनको धन्यवाद देता हूं कि आज बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल लाए हैं। इसकी आवश्यकता बहुत पहले थी। ये जो ऑर्डिनेंस मई में इशू किया गया था, उसको बिल के रूप में देना पड़ता ही है। तो अभी हमारे विद्वान साथी ने कहा कि आरबीआई को इतना आर्बिट्ररी पावर क्यों दिया गया। इसलिए भी दिया गया कि जो सर्कमस्टांसेस इस समय हैं, वो जो फियर है बैंकर्स के दिमाग में कि दे आर नॉट सेटलिंग द डेट्स, कि विजिलेंस एजेंसीज का डर उनको लगा रहता है कि अगर मान लीजिए किसी एनपीओ को सेटल करते हैं तो कब किसके ऊपर सीबीआई का छापा पड़ जाए या विजिलेंस इंक्वायरी उनके खिलाफ में हो जाए। इसलिए भी यह ज़रूरी था। इसलिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 49 में उसमें चेंज करने की आवश्यकता है और आरबीआई को यह पावर दिया गया है कि बैंक जो सेंट्रल बैंक्स हैं और भी जो बैंक्स हैं, उन बैंकों को वो डायरेक्शन इशू करे कि किस पर्टिकुलर केस के अंदर कॉर्पोरेट, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे पार्टनर हो, चाहे फर्म हो। पहले कॉर्पोरेट हाउस तक ही सीमित था, अब इंडिविजुअल्स ही फर्म भी इंक्लूड हो गए हैं, तो दायरा इसका बढ़ गया है। अब इससे बैंकों को बैंक विल बिकम फियरलेस एंड दे विल बी इन पोजीशन टू रिजॉल्व जो स्ट्रेस्ड असेट्स है लगभग 9-10 लाख करोड़ के आसपास, उसका समाधान है। और इससे बेहतर समाधान मैं और नहीं सोचता हूँ। और दूसरी बात है कि दिस इज द फैक्ट दैट बैंक के पास में एक्सपर्ट नहीं है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की कमी है। इसलिए भी जो उनके अधिकारी हैं, दे आर ट्रेंड फॉर डिफरेंट थिंग्स, नॉट फॉर लिक्विडेशन, देन असेसमेंट, वैल्यूएशन एंड सेल, इस चीज़ के लिए नहीं। और अगर ये पहले किया गया होता तो सो फार वी कुड हैव had many thousands insolvency professionals. आज insolvency professionals, eminent person, expert, ये सब मिल करके जो ओवरसाइट कमेटी बनाने का अधिकार, ओवरसाइट कमेटी बनेगी अंडर द गाइडेंस ऑफ आरबीआई, ताकि ये हेल्प मिले। और वो जो कमेटी है वो कमेटी असेस करेगी। तो पहले आज तक जो सिचुएशन, इसके बाद सिचुएशन हो जाएगी कि क्रेडिटर के कंट्रोल में एक्सेस होगा। अभी तक डेटर्स के कंट्रोल में हुआ करता था। तो अभी जो इन्होंने क्वेश्चन रेज किया उसका रिप्लाई है कि व्हाई इट इज नीडेड, व्हाई आरबीआई इज लोडेड विद मोर पावर। इसमें यह भी जो बैंकिंग रेगुलेशन एसोसिएशंस के जो डायरेक्टर्स होंगे, उनकी जो कमेटी बनेगी और इमिनेंट पर्सन की जो कमेटी बनेगी, एक्सपर्ट की जो कमेटी बनेगी, और इसमें से जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, दे ऑल विल गेट टुगेदर, देन दे विल बी हैविंग अ they will be better equipped to address this problem। तो उन्होंने जैसे अभी अगर 25-30 जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस का भी अगर हम लोगों ने इसको सॉर्ट आउट कर दिया तो भी हमारा जो स्टेट असेट्स है जो लगभग 10 लाख करोड़ के आसपास है, वो घट करके कम हो जाएगा। अभी जो बात इन्होंने कोर्ट की बात कही कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इसलिए उसको लाना जरूरी था कि उसमें अभी तक मल्टीपल एजेंसीज थे, डेट रिकवरी, तमाम सारे एजेंसीज को राइडिंग इफेक्ट करते हुए कोर्ट सीक्स टू consolidate and amend the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate person, partnership firms, individuals। अभी तक मैक्सिमम इसका एप्लीकेशन कॉर्पोरेट पर होता था, अब पार्टनरशिप एंड इंडिविजुअल से है। तो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में बड़ा टाइम लगता था, सालों साल लगता था। अब जो टाइम फ्रेम दिया गया है वो 190 डेज का है, 6 मंथ का है, एक्सटेंडेबल अप टू ओनली 270 डेज। तो
बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट कि इतने दिन में इसका समाधान निकालना ही है। अगर ये डेट टाइम बाउंड नहीं किया जाएगा तो अनएंडिंग प्रोसेस होता है, कोर्ट में अनएंडिंग प्रोसेस है। अभी देयर मोर पावर इन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स will be there at the helm and an eminent person and of course oversight committee to look into all these things कि जो एक हमेशा फियर होता था, डाउट होता था कि मिलजुल करके बैंकर्स ने और डेटर्स ने मिलजुल करके हशअप कर दिया मैटर को, अब उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे। इसलिए भी इस कोर्ट को लाना 2016 में जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के अंदर जो चेंजेज आए थे, दैट वाई दिस वाज नीडेड बिकॉज मल्टीपल लॉज वेर देयर एट दैट टाइम ऑपरेटिंग। उससे कंसोलिडेशन हो गया एंड इट विल हैव अ राइडिंग इफेक्ट। और इसलिए आज के समय में जो आवश्यकता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर किया जाना चाहिए। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 49 का अगर आरबीआई के तहत रखने से या आरबीआई के इन्वॉल्वमेंट की वजह से मेरा पूरा विश्वास है कि जल्दी से जल्दी जो इतना नॉन फार्मिंग असेट्स हैं, स्टेट असेट्स हैं, उसको नीचे लाया जा सकता है। और अभी हम उस तरफ से कहा गया कि इसमें जो बैंक को कमज़ोर करने का काम किया जाएगा, ऐसा नहीं है। बैंक अब कमज़ोर हो चुके थे, वो डर के रहते थे। लेकिन जब बैंक इन कंसल्टेशन विद आरबीआई और इन कंसल्टेशन विद ओवरसाइट कमेटी व्हेन दे विल ट्राई टू रिजॉल्व दिस, सो द फियर विल बी गॉन। तो जो फियर फैक्टर है वो भी इससे रिमूव होगा। इसके लिए वित्त मंत्री जी को मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं कि इसकी बहुत ही ज़रूरत थी। और उन्होंने कहा कि ओवर द पीरियड वाइज द स्टेट असेट्स हैव इंक्रीज्ड। इसका जेनेसिस पास्ट में है, मेनी डिकेड से चला आ रहा है, इनबिल्ट सिस्टम ऐसा। जब तक उस इनबिल्ट सिस्टम को ठीक नहीं किया जाएगा तब तक वह करेक्ट नहीं हो सकता है। तो दिस इज अ करेक्टिव मेजर विच वॉज नॉट डन इन द पास्ट, दैट कुड हैव बीन डन। Now the economy is changing, its structure is changing, and GST has been in the place. In this scenario, it is far more necessary to have such laws and such amendment. Thank you so much. Thank you. Honorable members, Sri B. Sen Tuvan. Thank you, sir, for affording me this opportunity to speak on this bill. The short bill, though it is a very short bill, it has a far-reaching consequences. The Bill Banking Regulation Amendment Bill 2017 seeks to replace the Banking Regulation Amendment Ordinance 2017, which is one in a long series of commercial legislations introduced by the NDA government. The bill is intended to plug the glaring loopholes in the banking practices which undermine the banking system as a whole. The provisions of the amendment bill are intended to address the high level of NPAs faced by the banks. Sir, according to the statement of objects and reasons, the stressed assets in the banking system are the non-performing assets have reached an unacceptably high levels, and hence urgent measures are required for the speedy resolution to improve the financial health of the banking companies for proper economic growth of the country. Sir, the stressed assets are the cumulative total of the non-performing assets plus the restructured loans plus the return of assets, and the non-performing assets are the loans whose agreed remittances
of interest or installments of principals is delayed beyond a period of 90 days. So the stressed assets and the non-performing assets of the Indian banking companies have touched an all-time high of nearly 6.46 lakh crores, and this has brought about a situation where the existence of many of the lending banks is threatened. The bulk of the stressed assets and the NPAs emanate from the corporate sector. It is understood that a handful of companies, corporates, account for nearly a third of the loan defaulters. Sir, it is a sad fact that we witness day in and day out in our country that the bankers are not unduly worried by any scruples in shooing away the common man who approaches them for a small loan for the purpose of education of his children or housing or medical treatment. And on the other hand, they fall over themselves to entertain big businessmen and corporates and afford them big loans, which in all probability is not remitted back. We do not even get to their names as well. Interestingly, sir, the Supreme Court is in season of a matter agitated by an RTI activist who demands that the RBI make public the names of the chronic defaulters. The RBI has furnished the names of the defaulters in a sealed cover to the Supreme Court, but has refused to disclose the names of the loan defaulters who owe more than 100 crores to the public sector banks, citing a non-existent fiduciary confidentiality clause. So the reasons of the high incidence of NPAs are not far to seek. Diversion of bank loans, mismanagement, and sometimes global developments and governmental policies also contribute to the rising NPAs. The case in point is a dumping of Chinese steel into Indian markets that has brought the premium steel manufacturing companies in India towards financial knees. As banks alone lend huge capital advances to industries in sectors like iron, steel, aviation, and mining, they have to bear the brunt of the loss. However, it is essential to restore the banks, particularly the public sector banks, to their original financial health as they perform some social obligations like Jan Dhan Yojana, etc. Hence the bill. The bill seeks to add two new provisions to the Banking Regulation Act of 1949. It inserts after 35A sections 35AA and section 35AB respectively. Section 35AA empowers the central government to authorize the Reserve Bank to issue directions to any banking company or companies to initiate insolvency resolution process in respect of a default under the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. Section 35AB, on the other hand, provides that the RBI may from time to time issue directions to the banking company or banking companies for the resolution of stressed assets. The RBI may specify one or more authorities or committees, namely the oversight committees, with such members as it may appoint or approve for appointment to advise any banking company or banking companies on the resolution of stressed assets. We welcome the initiative of the Finance Ministry in piloting the bill. However, sir, one cannot help thinking that the huge NPAs are due to the declining standards of morality in our life. Our banking institutions have become easy prey to the unscrupulous few who cheat and scoot the country. I need not name the persons personally, but the public are aware of them. Though the measures introduced by the government in this bill are welcome, by themselves, sir, I am afraid that they would not prevent the banking losses in a very big measure. I would strongly urge the government to consider an enactment that would penalize the loan defaulters
to the banking institutions by creating a statutory offence in the Banking Regulation Act. The government has already done that in respect of negotiable instruments by incorporating Section 138. It may also bring in a similar provision in the Banking Regulation Act, and the ministry may also advise the banks to invoke the provisions of Sections 420 and 406 IPC liberally. When it is, just a minute, I am concluding one sentence. Everything is covered. Please. One sentence. When it is found, sir, that the loan is availed of on the basis of fake collaterals or forged records, and when the bank loan is converted for unauthorized purposes, I think the harsh reality of declining moral standards and ascending bank liabilities calls for such harsh measures, sir. With these observations, I reiterate our party stand in welcoming the bill. Thank you. As per the list of business, item number 18 and 19 put together. 18 is an resolution and 19 is a bill. This is two independent. 18, Adhir Ranjan Chaudhary has given a disapproval motion. He spoke on that. 19, bill has to be initiated by Gaurav Gogoi. That is what we do. By Congress party. How can you deny the chance, sir? You can't club it together. No, you have to give chances to Gaurav Gogoi. I will allow. Please, Gogoi. Just please. Gogoi. Yeah, I'll go. That was it. Rightly he said. It was a resolution. Not have number made 18, a speech. And bill is 19. I can understand it, but let him. No, got it. Adhir Ranjan Chaudhary did not have made a speech. Together, please. Let him. Yes, Mr. Gogoi. Yes, Mr. Gogoi. Let him. Go ahead. Honorable Chairman, thank you for the opportunity, because this is a bill and the Congress party has the right to initiate the discussion on the bill and set the agenda as the single largest opposition party in the parliament. This is not about a right of a personal member, but right of the single largest opposition party. Nonetheless, आज ये जो bill है, this bill deals with non-performing assets. Non-performing assets आज हमारे देश के अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी एक चुनौती खड़ी पड़ी है, और ये चुनौती ना सिर्फ आज हमारे देश के लिए लेकिन पूरे दुनिया के लिए है. इस पे पूरी दुनिया भर देश के जो यहाँ के वित्त मंत्री हैं, अर्थव्यवस्था है, कोशिश कर रहे हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का समस्या कैसे समाधान करें. कल मैं केंद्रीय वित्त मंत्री की अरुण जेटली जी की भाषण में सुन रहा था. उन्होंने कुछ क्रेडिट अपने सरकार की तरफ लिए कि फिस्कल डेफिसिट कम हो गया, उसके लिए उन्होंने क्रेडिट लिया. इन्फ्लेशन कम हो गया, उसके लिए बीजेपी को क्रेडिट दिया. तो मैं सत्ता पक्ष से पूछना चाहूंगा कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अब 2 साल में बढ़ गया है, क्या उसका क्रेडिट आप लेंगे? ऐसे तो नहीं हो सकता कि आपने अगर फिस्कल अकाउंट डेफिसिट अगर कम हो गया उसका क्रेडिट सरकार लेती है, इन्फ्लेशन अगर कम हो गया उसका क्रेडिट सरकार लेती है, रिटेल इन्फ्लेशन कम हो गया उसका क्रेडिट सरकार लेती है, तो जो 2 साल में नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया उसका क्रेडिट भी मैं विनम्रता पूर्वक आपको दे देता हूं. अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, अब मैं आपको तर्क देता हूं. नॉन परफॉर्मिंग एसेट पिछले 2 साल में 100% का उसमें बढ़ावा हुआ है. 2 साल में 100% से ज्यादा बढ़ावा हुआ है. 2016 में नॉन परफॉर्मिंग लोन्स का जो प्रोपोर्शन था टोटल ग्रोस लोन का 7.8% था, और 2009 में नॉन परफॉर्मिंग लोन्स का प्रोपोर्शन टू टोटल ग्रोस लोन्स 2.3%. आप डेटा चेक कर लीजिए. 2009 में 2.3% था, 2016 में 7.8% है, और ये समस्या और कम नहीं होने वाली. आपकी खुद की आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये कहती है कि आने वाले वर्ष में ये प्रॉब्लम और बढ़ने वाला है. आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2017 सेज कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो में इंक्रीज टू 12.5% एंड 12.9% इन द फॉलोइंग ईयर. ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोगों ने तो विभिन्न प्रकार के अपने नियम निकाले हैं, स्कीम निकाले हैं.
आपने जॉइंट लेंडर्स फोरम किया है, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग किया है, सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस एसेट्स किया है, सरफेसी किया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड भी किया है। उसके बावजूद भी ये समस्या क्यों बढ़ रही है और आने वाले दिन में भी क्यों बढ़ने की इसकी आशंकाएं हैं? आज इसका कारण ये बहुत साधारण है कि बीजेपी आज इस नॉन परफॉर्मिंग एसेट की चुनौती का समाधान निकालने में विफल हो चुकी है। आज 24 पब्लिक सेक्टर बैंक में सबसे ज्यादा ये समस्या है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की। ये 24 पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं उनमें गवर्नमेंट इज मेजॉरिटी स्टेक होल्डर। आप चाहते हैं तो ये 3 साल में बहुत ये अपने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बोल देते कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए आपने विभिन्न प्रकार के नियम निकाले हैं, आप रिकवरी करिए, डेट रिस्ट्रक्चरिंग करिए, आपने तो विभिन्न प्रकार के अस्त्र दिए हैं। तो क्यों आपके ही सत्ता पक्ष के सबसे पहले स्पीकर बोलते हैं कि आज के पब्लिक सेक्टर बैंक्स डरे हुए हैं? उन्होंने बीजेपी के ओपनिंग स्पीकर ने क्यों कहा कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जिसमें गवर्नमेंट एक मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है वो बैड लोन रिकवर करने में आज डरी हुई है? क्या यही इस एक्ट का उद्देश्य है कि जब आरबीआई का समर्थन आ जाएगा, आरबीआई का निर्देश आ जाएगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, तो उनका डर कम हो जाएगा? लेकिन अगर जहां पे आप उनको समर्थन दे रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, जहां पे जिम्मेदारी आरबीआई की नहीं है, उन पब्लिक सेक्टर बैंक्स की है, क्योंकि वो जानते हैं कि किस क्लाइंट ने कितना पैसा लिया है, उस क्लाइंट की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो क्लाइंट वो 2 साल में दे पाएगा, 5 साल में दे पाएगा या 10 साल में दे पाएगा, वो पूरा ज्ञान उस क्लाइंट का फाइनेंशियल हिस्ट्री उस पब्लिक सेक्टर बैंक के पास है, जिसमें सरकार खुद एक मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है। आरबीआई को कहां से ये जानकारी मिलेगी? आज आपने तो आउटसोर्स कर दिया अपनी जो अथॉरिटी आरबीआई को। आरबीआई 24 जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो विभिन्न जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है और उस हर लेंडर का, जिस लोन बोरोअर का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, कैसे दे पाएगा, वो जानकारी आरबीआई को के पास कैसे आएगी? और कल को जाके आज तो आरबीआई, आप खुद आप समझ लीजिए, आरबीआई रेगुलेटर है या आरबीआई एग्जीक्यूटिव है? क्योंकि रेगुलेटर का काम है गाइडलाइन बनाना। अब जैसे कि यूरोप में भी ये प्रॉब्लम है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का, तो वहां पे यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने गाइडलाइन बना दी, लेकिन आप तो यहां पे निर्देश दे रहे हैं, जबकि आरबीआई के पास पहले से ही तथ्य अस्त्र है कि वो इन पब्लिक इंटरेस्ट एडवाइस दे सकता है। लेकिन आप आज बोल रहे हैं कि आरबीआई एकदम लोन डेट रिकवरी का स्ट्रेटेजी और पूरा डायरेक्टली आप इंटरवीन करेगा। तो इसका मतलब कल को जाके कोई लोन बोरोअर जो आरबीआई के एडवाइस से सहमत नहीं है, वो तो आरबीआई को कोर्ट में लेके जाएगा। दिस ओपन्स अप आरबीआई टू मोर लिटिगेशन, जहां पे आरबीआई का टाइम और कोर्ट में जाएगा। तो आपने तो आरबीआई के इंटरेस्ट को आपने करोड कर दिया है, डाइल्यूट कर दिया है। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कौन है ये बड़े कंपनी जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था के सामने ऐसी बड़ी चुनौती दे दी? आप इनके नाम, इन कंपनियों का नाम आप खुलासा करें। कौन कौन ये कंपनी है जिन्होंने 500 करोड़ का लोन लेके, 900 करोड़ का लोन लेके, 1000 करोड़ का लोन लेके आज हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को इस ऐसे अर्थव्यवस्था में डाल दिया है? आप उनका नाम खुलासा करिए, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिया है। कुछ एक दिन पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिया है कि ये जो कंपनी है जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था पे ऐसा भारी उन्होंने नुकसान डाला है, उनका नाम आप खुलासा करें। आज ये बड़े बड़े कंपनी सोचते हैं कि बिना किसी बिजनेस मॉडल के, बिना किसी प्रोजेक्ट प्लान के अपना पर्सनल इक्वेशन पब्लिक सेक्टर बैंक के मैनेजर के साथ क्योंकि अच्छा है तो वहां से लोन वो ले लेंगे और उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। ये तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को, जिन्होंने बैंक को नेशनलाइज करके पहली बार बैंक को आम आदमी के सुविधा के लिए उनको ऐसे एक व्यवस्था बनाई है। आप बैंक पे आप क्यों कार्रवाई नहीं करते? विजय माल्या के किंगफिशर केस में क्या हुआ? विजय माल्या को आईडीबीआई बैंक से 900 करोड़ का लोन मिला है, जबकि उनकी किंगफिशर की फाइनेंशियल अवस्था ठीक नहीं है, क्रेडिट स्कोर ठीक नहीं था। उनके अभी सीबीआई, आईटी और ईडी का केस भी चल रहा है आईडीबीआई के बैंक के, उसके भूतपूर्व जो उनके जो पहले सीएमडी है उन पे केस चल रहा है और 8 अधिकारी पे केस चल रहा है। ऐसे कितने केस है? ऐसे कितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जिन्होंने अंडर द टेबल या किसी प्रकार का सीक्रेट डीलिंग करके आज बड़े बड़े कंपनी मालिक को ऐसा ऐसा लोन दिया है? उन पे आपने कार्रवाई की है कि नहीं की है?
उन पे आपने किसी प्रकार का जांच पड़ताल किया है कि नहीं किया? मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की आपकी जो धीमी गति दिख रही है कि पैनामा पेपर्स के कौन है, HSBC का लिस्ट उसके पीछे कौन है, जो धीमी गति दिख रही है, मुझे नहीं लगता कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की समस्या कम दिनों में खत्म होने वाली है। ना आप किसी बड़े बड़े कंपनियों को आप कभी उनको कानून का उन पे लागू करेंगे। आज आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट के जज जो जस्टिस विक्री है वो क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए सिकरी कहते हैं कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट डॉक्यूमेंट तो बड़ा सुंदर है, इट्स अ वंडरफुल डॉक्यूमेंट, बट it has great challenges in successfully implementing it. आज सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहे हैं कि आप कानून तो निकाल रहे हैं, कानून का उद्देश्य ठीक है, कानून का नक्शा ठीक है, लेकिन उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए जो मेटिकुलस प्लानिंग है, कहां है? आज भी ये नहीं पता चला कि इंसॉल्वेंसी का केस क्या नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल देखेगी या इंसॉल्वेंसी ट्राइब्यूनल। बस आई एम इनिशिएटिंग स्पीकर 2 मिनट्स और सर। आज आपके सत्ता पक्ष ने खुद भी कहा कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स आज नहीं है। आज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एक अच्छा कानून है, लेकिन इस कानून को अगर आपको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना है तो इसके लिए मेटिकुलस प्लानिंग चाहिए। डिमोनेटाइजेशन में तो हमने देख लिया कि मेटिकुलस प्लानिंग तो आप सरकार के पास ये हुनर तो नहीं है, मार्केटिंग का हुनर है, स्लोगन का हुनर है, लेकिन मेटिकुलस प्लानिंग आज उसका हुनर नहीं है। तो नतीजा क्या है? आज बैंक क्रेडिट टू इंडस्ट्री, आप जो 60 साल बोलते रहते हैं, आपके ही सत्ता पक्ष के दौरान 2017 में बैंक क्रेडिट टू इंडस्ट्री 60 साल में सबसे कम हो चुका है। ये क्रेडिट भी आपको मैं विनम्रता पूर्वक देता हूं। आपकी खुद की इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट कहती है कि आज 2 जुड़वा प्रॉब्लम आ गए हैं कि एक तरफ बैंक की बैंक शीट ओवर लेवरेज्ड है और दूसरी तरफ वीक कॉर्पोरेट डिमांड है। कॉर्पोरेट आज इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे तो 8 कोर सेक्टर में 0.7% कम हो चुका है, जिसके कारण आज इंडस्ट्री भी बढ़ नहीं है। और कौन से सेक्टर्स में? कोल, स्टील, माइनिंग। आज इन सेक्टर्स में बहुत बड़ी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की प्रॉब्लम है और यही वो सेक्टर्स हैं जहां पे लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों को नौकरी मिलती है। और ये सारा हम देख सकते हैं कि सरकार क्योंकि महत्व नहीं दे रही। सर, आज कैसे महत्व देगी? जहां पे एक तरफ वित्त मंत्री को जीएसटी लागू करना है, उसके तरफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उनको ठीक करना है, और साथ ही साथ अब सरकार ने उनको रक्षा मंत्री को देके चाइना के साथ भी अब उनको देखना पड़ेगा। We cannot have a full-time finance minister who is also a full-time defense minister. Sarkar has to take a call because both are suffering. Our defense is suffering, our finance is suffering. और अंत में मैं चाहता हूं कि आप अपने नीति आयोग के एडवाइजर्स को थोड़ा सलाह दीजिए। नीति आयोग के एडवाइजर्स जब बड़े-बड़े कंपनी के लोन हो सकता है कि ऐसा माहौल के लिए नीति आयोग के एडवाइजर्स आपके जब बड़े-बड़े कंपनी के कर्जा माफ की बात आती है तो ये बोलते हैं कि बड़ा अच्छा पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, लेकिन वही एडवाइजर जब बोलेंगे कि किसानों का कर्जा माफ करो तो बोलते हैं ये पॉपुलिस्ट है, ये पॉपुलिज्म है। तो बड़े कंपनी का कर्जा माफ करना एक अच्छा इकोनॉमिक्स है, लेकिन दुखिया किसानों का ये पॉपुलिज्म से, ये आपको पता है, ये आपको पता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखिए। वो तो इनिशिएटर है। एक दूसरी चीज आपकी बात कर रहा है, तीसरी चीज 6 दिन मेरे अकेले के लिए जरा आपका मीन्स लेकिन किया अच्छी बात और 6 दिन वो बाहर थे। किसानों जब किसान 2 पॉइंट आप देखिए, नीति आयोग प्रधानमंत्री का ब्रेन चाइल्ड बोलते हैं, इसलिए मैं बोलता हूं कि प्रधानमंत्री की छवि खराब हो रही है कि उनके बनाए कि नीति आयोग के एडवाइजर बोलते हैं कि किसानों का कर्जा माफ करना पॉपुलिज्म है। मैं 2 चीज अंत में मैं कहना चाहता हूं कि आप देखिए इस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को की समस्या को गहराई से समझिए, लेकिन आप समझने की कोशिश नहीं करते। आप जब भी आपके ऊपर सवाल आता है, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या चल रहा है वो आप बता रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में क्या हो रहा है? आज 2008 और 2009 का फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है। आज इराक और अफगानिस्तान में पहले जैसे युद्ध चल रहा था अमेरिका का, वो युद्ध नहीं है। आज तेल जो पहले 100% बैरल पे था, आज वो लगभग $50 या $30 पे आ चुका है।
तो पहले के जमाने में तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का सुविधा की अवस्था बहुत बड़ी है, उसके बावजूद भी आज अगर रोजगार की बात करें तो 2008 से अगर तुलना करें तो आपका नए रोजगार बनाने का रिकॉर्ड कम है। अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें तो 2008-2009 जब पूरे दुनिया भर में यूरोप गिर चुका था, अमेरिका गिर चुका था, आयरलैंड गिर चुका था, इंडिया पे हमारे दबाव था, उसके बावजूद भी आज 2016-17 में जब मार्केट बहुत ठीक है तब भी उसके बावजूद भी आज आप देश की अर्थव्यवस्था को ढंग से ठीक नहीं कर पा रहे। सर, चेयरमैन सर, आपने बहुत मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आभारी हूं। मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि आज आप बैंक्स को देखिए कि आज बैंक्स जो बैंक नॉन परफॉर्मिंग एसेट और गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए थे, डिमोनेटाइजेशन के एक्सपेरिमेंट में अब वो नोट गिनते हुए लग रहे हैं। 6 महीने हो गए, आरबीआई के गवर्नर पार्लियामेंट्री के स्टैंडिंग कमेटी में के जाके बोलते हैं कि मुझे अभी तक नहीं पता कि कितने नोट आ चुके हैं और कितना हमें कब तक हम ये दे पाएंगे। लास्ट इसीलिए एसबीआई के जो रेट गिर चुके हैं वो एंटी 4 है और इसीलिए नॉन यंग मैन के साथ झगड़ा करूंगा। और इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया। Sir, I rise to speak on the Banking Regulation Amendment. I had given a notice opposing the introduction of this bill, and I had also given a statutory resolution against the ordinance. Why I had opposed the introduction? I had said that this is not a necessary bill, nor is there any hurry to issue an ordinance. I shall substantiate my points that I made at that time. Per se, the bill may not be bad, but I'll show that this bill is unnecessary. Under existing laws, the government could have taken steps against NPAs. There is no doubt that the problem of NPA has reached heights from which government will find very difficult to extricate itself. Total stressed assets in gross NPAs and restructure standard advances of scheduled commercial banks was 9.64 lakh crores on 31st December 2016. 9.5 lakh crore se zyada hai. And if you really see the total NPA in financial year 2016 for public sector banks was 9.83% of gross advance, almost 10% of advances in the public sector banks. So measures need to have been taken. But as young member Gaurav Gogoi correctly pointed out, what was the government doing for 3 years as the NPA rose? And this company, we talk about Vijay Mallya. I will give you the names of 12 top NPA people. Total toxic 12. Yes, very rightly put. Total NPA amount gross is 7.7 lakh crores. What are the big companies? Bhushan Steel, 44,000 crores. One company, 44,000 crores. Lanco, SR Steel, Bhushan Power and Steel, Alok Industries, Amtech Auto, Monet Ispat, Electro Steel Steels, Ira Indro, JP Infratech, ABG Shipyard and Jyoti Structures. The total NPA of just 12 companies is 2,53,729 crores. It is these 12 companies against whom action has been taken under the Insolvency and Bankruptcy Code. But unfortunately, this has the possibility of getting stuck in court
because there is already one case in Ahmedabad High Court. So whether this will really sort out the problem, I am not too sure. That's why I was saying that the government had several instruments in his hand. For 3 years, even before this law was enacted, it had both legal and non-legislative loan recovery proceedings. They could have done loan restructuring, corporate debt restructuring, joint lenders forum, 5:25 scheme, strategic debt restructuring, sustainable structuring of stressed assets. These were the non-legislative ways open to the banks. Also, the Nishikantji, there was a case. Please. Yes. So you have talked to the Bhushan Steel people. No. We'll talk. The other thing is, there was already DRT, recovery of debt due to banks and financial institutions. There was the SARFAESI Act, under which asset reconstruction companies could have taken over asset. And then in 2016, we had the Insolvency and Bankruptcy Court. Nishikantji was member of that select committee. Insolvency and Bankruptcy Court is a good law. Now, this ordinance or the bill, what do they bring into? That the Reserve Bank may issue direction to a bank to go for insolvency proceedings. Now, what does the insolvency law say? That you first appoint a insolvency professional. Then he forms a lenders, creditors committee. And then the creditors committee together, they take a decision on the bank. Ultimate arbiter is the National Company Law Tribunal. So this is the procedure, and advantage of insolvency code is that you have to settle the matter within 180 days. So it is time-bound resolution of the insolvency problem. But the government did hurry that quickly for these 12 companies whose name Reserve Bank did not disclose. I have got it from the internet. Mr. Premchandran also has. They, against these cases, against these companies, they launched this. Now, the main question remains that Reserve Bank, is it an appropriate authority? I am totally against Reserve Bank of recent times, post Raghuram Rajan, because this is the Reserve Bank who up till date have not been able to count the notes which were deposited during demonetization. Why should we have confidence on such a Reserve Bank? Why? The Reserve Bank governor repeatedly in our standing committee we have asked him, why don't you say how much money has come in? My information is they are still counting. They say we have to bring machines from abroad. Totally inefficient, incapable Reserve Bank. Nobody knows how much money has been deposited. And the story of demonetization, the balloon, will be punctured when it is known. Now, sir. Now, what is my... Yes. Sir, listen. Now, bolu. आउटसोर्सिंग को दिए हैं, वो जरा गिन के देने में जरा लेट हो रहा है. जल्दी आएगा आउटसोर्सिंग से तो हो जाएगा. No cross. You are member of the committee. Has the Reserve Bank governor tell us? Dada, please, chair is here, please. Please. Sir, I'll wait. Don't interrupt me, please. Nishikantji,
don't interrupt. No, no, we have not much more time. We have to conclude it early. Okay, Dada. Dada, carry on, please. Dada, carry on.